आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आज आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से करवाएंगे जिन्होंने कलम से लेके कैनवस तक अपने लफ्ज़ों को रंगों में बुना। आप हैं जानी मानी पेंटर, पोएट, डिज़ाइनर, क्यूरेटर, स्कल्प्टर, आप बेमिसाल हैं। आप हैं मीना चोपड़ा। मैम, इस्तकबाल है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने का, और आपके देखने वालों को, सुनने वालों को मेरा आदाब। मीना जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप इतने सारे काम एक साथ करती हैं, डिज़ाइनर भी हैं, पेंटर हैं, पोएट हैं, एजुकेटर हैं, स्कल्प्टर हैं, कैसे इतने सारे काम एक साथ करती हैं? देखो तरन्नुम, ये सारे काम एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बेसिक चीज़ है आपकी क्रिएटिव सेल्फ, और वो एक्सप्रेशन चाहती है। तो जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ का मुझे शौक़ या जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो काम मैं करने की कोशिश करती हूँ, और समय भी निकाल लेती हूँ, निकल ही आता है, क्योंकि आप खुद इतनी क्रिएटिव हैं। आप जानती हैं कि जो आप करना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आप में पैशन होता है, वो आप करते हैं। आप पेंटर हैं, जानी मानी, लोग आपको यहाँ से लेकर कनाडा तक जानते हैं, पहचानते हैं, और आपकी हर जगह एग्जीबिशंस हो चुकी हैं। तो आप मुझे ये बताइए, जो पेंटिंग का आपका शौक़ है, क्या ये बचपन से आपके साथ है? बिल्कुल, बचपन से। और जैसा आप ही नैनीताल से हैं, मैं भी नैनीताल से हूँ, और वहाँ का माहौल, वहाँ की खूबसूरती तो इंस्पायर करती है। मुझे लगता है जो कुछ आप भी हैं आज यहाँ पे, वो उसमें कुछ ना कुछ नैनीताल तो बसा ही होगा, वो सुंदरता बसी होगी। तो वहीं से इंस्पिरेशन आई, और वहीं से आर्ट जागा मुझ में। आपकी कुछ यादें तो होंगी जब आपने पहली बार ब्रश पकड़ा होगा, पेंट किया होगा? वो यादें बड़ी धुंधली सी हैं, लेकिन मुझे याद है, और मेरे जो वालिद थे उनको भी लगा कि मुझे आर्ट का शौक़ है, तो उन्होंने ख़ास एक टीचर भी मेरे को उस वक्त मेरे लिए रखा, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। तो जैसे आप खुद बता रही हैं कि आपकी दिलचस्पी पेंटिंग में थी, लेकिन फिर उसके बाद आपने डिज़ाइनिंग की। आई वॉज़ अ साइंस स्टूडेंट, लेकिन वो छोड़ के फिर मैंने डिज़ाइनिंग में क्वालिफ़िकेशन ली, और एज अ डिज़ाइनर, एज अ कोऑर्डिनेटर डिज़ाइनर मैं एक दो काफ़ी मशहूर यहाँ की फर्म्स हैं, उनके लिए काम करती रही। 7 साल तक मैंने काम किया इस फील्ड में। तो आप उस वक्त जो है प्रोफेशनली पेंटिंग नहीं कर रही थी? शौक़ से करती थी, लेकिन इतना शो नहीं करती थी। घर में मैं करती रहती थी, पेंटिंग तो मैं करती रहती थी। बाद में उसको दिखाना भी शुरू किया 86 के बाद। जैसे मुझे बता रही थी कि आपको किसी तरह की कोई मनाही नहीं थी, आप कुछ भी कर सकती हैं, कहीं जा सकती हैं, अपनी पसंद का कुछ भी काम कर सकती हैं। तो उस वक्त का थोड़ा सा बताइए, किस तरह का माहौल था? ये बात खैर हम लोगों की सोसाइटी में हमेशा रही है कि थोड़ा सा एक फ़र्क रहा है लड़के में और लड़की की अपब्रिंगिंग में, लेकिन मैं शायद इस मामले में बहुत लकी रही, और मेरे वालिद भी और मेरी मदर भी दोनों ही बहुत ही खुले दिमाग के लोग थे, और मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ ज़िंदगी में। और जैसे हमेशा बराबरी का हिस्सा मिला, जो चाहती थी मुझे करने को मिला, तो मैं अपने आप को उसमें बहुत बहुत लकी मानती हूँ। उस वक्त की जो आपने हमें बात बताई, आपको तो फ्रीडम मिली। अब आज का माहौल है कि आजकल जो पेरेंट्स होते हैं वो तो बचपन से ये देखते हैं बच्चे में कि अगर कोई टैलेंट है तो उसी को आगे बढ़ाएं। तो अगर इस दौर में आप पैदा हुई होती तो आपको लगता है कि कुछ और आप कर रही होती या कुछ और टैलेंट होता है? हाँ, एक चीज़ ज़रूर है तरन्नुम, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। उस वक्त हम, और ख़ासकर जैसे आप भी नैनीताल को बिलोंग करती हैं, और वो एक कोने में पड़ जाता है, तो बहुत सी चीज़ें हमें पता भी नहीं होती थी। लेकिन आज के वक्त में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन करती तो मैं कुछ
क्रिएटिव ही। मीना जी, मुझे ये बताइए, आप जैसे बता रही थी आपने एज अ डिज़ाइनर काम किया कुछ साल, लेकिन उस वक्त जो आप पेंटिंग कर रही थी वो एज अ हॉबी कर रही थी, फिर इसको आपने आगे कैसे बढ़ाया? मेरा जो काम होता था बहुत एब्स्ट्रैक्ट होता था उस वक्त, तो हर किसी को समझ भी नहीं आता था। और उस वक्त तो और भी ज़्यादा, अगर अब की बात करें तो फिर भी समझ आता है, समझ आता है। और हाँ, हम लोग खास ट्रेंड भी नहीं होते एब्स्ट्रैक्शन की तरफ, हमारी आंखें, हमारा माइंड भी नहीं ट्रेंड होता। लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत समझ है आर्ट की, और उन्होंने जब मेरा काम देखा, और ये शादी से पहले की भी बात है और उसी दौरान में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें अपना काम दिखाना चाहिए बाहर, एंड इट्स वर्थ इट। तो उसी बात को लेकर वहाँ पर उस वक्त मेरे ख्याल से 1985 या 86 रहा होगा, तो एक एग्जीबिशन, एक बहुत अच्छी एग्जीबिशन होने वाली थी रविंद्र भवन में। उसके लिए मैंने अपनी 2 पेंटिंग्स दी, और वो एकदम से सिलेक्ट हो गई, और मेरी वो 2 छोटी छोटी पेंटिंग्स दीवार पे लगी हुई थी। और वो जो एक्साइटमेंट मुझे उस टाइम मिली थी, वो आज तक किसी भी एग्जीबिशन में, चाहे मैंने काफ़ी बड़ी एग्जीबिशंस भी करी हैं, उसमें नहीं मिली। वो जो मोमेंट था वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था। जब पेंटिंग्स आपकी सिलेक्ट हो गई तो उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप क्या था? अब क्या करना है? बस उसके बाद तो ये था कि पेंटिंग्स तो मैं करती थी, आर्ट तो था ही, तो मैं करती रही वो। मैं रुकी नहीं, मेरी आर्ट मेरे साथ चलती रही। तो इसके साथ साथ आपकी डिज़ाइनिंग चल रही थी? डिज़ाइनिंग का जो था ना, वो मेरा करियर रहा 1984 तक। उसके बाद मेरे हस्बैंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते थे उस वक्त, तो हमको लगा कि अब हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। तो हमने फिर वहाँ से मैं ब्रांच आउट हो गई एडवर्टाइजिंग में। मुझे एक बात बताइए, जैसे हम सोचते हैं, सभी लोग कहते हैं, जो औरतें होती हैं शादी के बाद उनका करियर ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पे उल्टा हो रहा था कि आपकी शादी के बाद आपका करियर बन रहा था। शादी से पहले भी करियर था मेरा, जो कि कुछ नई चीज़ें जुड़ेंगी। हाँ, लेकिन तरन्नुम मैं हमेशा इनिशिएटिव लेती हूँ कई चीज़ों में। जो एडवर्टाइजिंग का भी था इनिशिएटिव, मेरे हस्बैंड हम दोनों साथ थे, लेकिन इनिशिएटिव उसमें भी मेरा काफ़ी रहा। तो करियर तो शुरू से ही मुझे पता था, बचपन से ही, कि मैं घर बैठने वाली तो हूँ नहीं। तो काम तो मैंने हमेशा किया है, कुछ ना कुछ करती रही हूँ। आप साथ साथ लिखती भी हैं, कई सारी बुक्स आपकी आ चुकी हैं। हाँ। तो ये लिखने की शुरुआत आपकी कब हुई? ये अर्ली 90s की कहीं बात है कि कहीं से एक कविता उतर आई मुझ में, और मैं अपनी बालकनी में बैठी थी और मैं कुछ लिख गई। और लिखा हुआ जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि इसमें कुछ है, और फिर उसके बाद ये लेखन शुरू हो गया और लिखती रही। फिर एक किताब आई जिसका नाम है इग्नाइटेड लाइन्स, और वो 96 में रिलीज़ हुई थी। यहाँ भी रिलीज़ हुई, इंग्लैंड में भी रिलीज़ हुई, नेहरू सेंटर में। लिखना आपने शुरू किया 90s में, और आपकी जो पहली बुक आई वो 96 में आई। 96 तो एक किताब लिखने में आपको 6 साल लग जाते हैं अगर आप हर एक कविता को, क्योंकि मैं अपने जो लेखन है तरन्नुम, उसे मैं कविता तक ही सीमित रखती हूँ, पोइट्री तक ही सीमित रखती हूँ। लिख लेती हूँ और चीज़ें भी, लेकिन शायद क्योंकि पोइट्री है वो आर्ट के बहुत नज़दीक है, इमेजरी दोनों में पावरफुल होती है, तो शायद इस वजह से। तो और अगर आप हर एक कविता को तराश कर लिखें, एक तो आप में थॉट आती है, लेकिन उस हर एक कविता पर काफ़ी वक्त तक काम भी करना पड़ता है, तो उसमें वक्त तो लगता है। इसके अलावा आपकी एक बुक और है, सुबह का सूरज अब मेरा नहीं है। हाँ। इस बुक में क्या है? ये बुक कब आई? हम माइग्रेट कर गए थे 2004 में कनाडा में, तो वहाँ कुछ ऐसा हुआ, बहुत खूबसूरत है कनाडा, और आप जानती हैं कि आप भी नैनीताल को बिलोंग करती हैं, और नैनीताल भी बहुत खूबसूरत है, पूरा कुमाऊँ ही बहुत खूबसूरत है।
तो कहीं एक रिलेशनशिप बन गई और मैं जैसे अपने बचपन में चली गई वहाँ पर, और खुद ब खुद वो कविताएं मुझ में उतरने लगी। और एक बड़े अचरज की बात ये है तरन्नुम की, मैं यहाँ जब हिंदुस्तान में थी तो अंग्रेज़ी में लिख रही थी, और वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि मैं अंग्रेज़ी में लिख ही नहीं पाई, और मेरा जो घर था उसमें एक छोटा सा सोलेरियम था, और वहाँ से सनसेट दिखाई देता था। तो वहाँ पर बैठकर मैंने लिखना शुरू किया, लिखती चली गई, और वहीं पे वो सनसेट को देखते देखते ही ये जो किताब है सुबह का सूरज अब मेरा नहीं है, वो उसका जन्म वहाँ हुआ। आप इंडिया से कनाडा गई तो फिर आप इंग्लिश में नहीं लिख पाई, हिंदी में लिख रही थी, तो क्या कुछ ऐसा था कि अपना देश छोड़ने के बाद अपनी मिट्टी की याद आ रही थी? हो सकता है, पर उस वक्त मैं, एक और चीज़ है, मैं अपनी मिडिल एज में थी, और मिडिल एज का असर और देश छोड़ने का असर और कनाडा की खूबसूरती नैनीताल से जोड़ गई, बचपन से जोड़ गई। जो आपकी इस बुक का टाइटल है सुबह का सूरज अब मेरा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि वो सूरज जो है अब है, हर वक्त है, हर समय है, वो सिर्फ सुबह तक ही सीमित नहीं है। एक आर्टिस्ट के लिए कितना मुश्किल है कि एक कंट्री छोड़कर आप दूसरी कंट्री में जा रहे हैं और फिर वहाँ अपने आप को इस्टेब्लिश करना? मुश्किल तो होता है, लेकिन अगर आप किसी काम में लगे हों, मुझसे किसी ने कहा था, और मैं जिनको गुरु मानती हूँ, उन्होंने मुझसे कहा था कि देखो मीना, अपने काम में लगे रहना, बाकी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, डिस्प्ले करना है नहीं करना है, लेकिन काम ज़रूर करते रहना। एंड इट्स वेरी ट्रू। तो वो डेडिकेशन के साथ अपना काम करते रहें तो एस्टेब्लिश तो आदमी फिर भी कहीं ना कहीं से एक शुरुआत तो की होगी। जब आपने इतना काम किया है तो उसके बाद फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। जो आपकी पहली यहाँ एग्जीबिशन थी और वहाँ जाने के बाद जो पहली एग्जीबिशन थी, दोनों में कितना फ़र्क था? क्या वहाँ पे भी ऐसा लग रहा था कि मैं एक नई आर्टिस्ट हूँ? नहीं, ऐसा नहीं लगा, क्योंकि अब वहाँ पर बहुत एनकरेजमेंट है आर्ट को। हालांकि कनाडा एक बहुत नई कंट्री है, सिर्फ 150-200 साल पुरानी है कंट्री है, बल्कि उन्होंने अपना 150 साल 2017 में मनाए हैं। और बाय द वे वहाँ पर उस वक़्त 2017 में मेरी एक पेंटिंग को अवार्ड मिला, उनकी 150 साल की वो एनिवर्सरी या जो भी वो मना रहे थे, तो उसके एवज़ में एक एग्ज़िबिशन थी। मैं आपसे कह रही थी कि वो लोग का बहुत एनकरेज करते हैं, तो और सपोर्ट बहुत मिलता है, और एक नई कंट्री होने के नाते वो बहुत कॉन्शियस है कि उनका आर्ट पन पे बढ़े और देशों के मुकाबले में आगे जाए। तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, और जैसे यहाँ पे लगता था आर्ट एग्जीबिशन लगाने, वैसे ही वहाँ पे भी काम रिकग्नाइज हुआ। अभी तो आप कनाडा में बहुत बड़ा नाम है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वहाँ पर आप एक स्टार बज़ भी चलाती हैं मैगज़ीन, और आपके आर्टिकल्स जो हैं, आपकी पोइट्री जो है वो इंटरनेशनली भी छपती रहती है। तो क्योंकि आप ऐसे ओहदे पे पहुँच चुकी हैं कि आप किसी दूसरे की मदद कर सकती हैं, तो जब हम ऐसे ओहदे पे होते हैं और कोई नया आर्टिस्ट होता है, अपने करियर की शुरुआत कर रहा होता है, तो उसको लगता है कि आप जैसे लोग उनकी ज़रूर मदद करें। तो क्या उनके लिए आप कुछ करती हैं, कुछ प्लान कर रही हैं? करती हूँ, और जब कभी कोई मुझे लोग कांटेक्ट करते हैं तो उनको ऑफ कोर्स जो जितनी मेरी कैपेसिटी है उतनी गाइडेंस तो देती हूँ। और वहाँ पे एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, क्रॉस करंट्स करके, क्रॉस करंट्स इंटरनेशनल आर्ट्स। उसमें हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग स्ट्रीम से जो आर्टिस्ट हैं या पोइट हैं वो आएँ और मिलें, और उसमें हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि कुछ अगर इस्टेब्लिश आर्टिस्ट किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ नए आर्टिस्ट जो इस एरिया में अपने कदम बढ़ा रहे हैं वो आएँ और उनका भी काम लोगों तक पहुँचे। मीना जी, आपकी पोइट्री के बारे में हमने बहुत सुना है, आपसे आपकी एक कविता सुनेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
मीना जी, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था वापस आएंगे तो आपसे कविता सुनेंगे, तो हम ज़रूर आपकी कविता कोई अच्छी सी सुनना चाहेंगे। इसका उन्वान है और कुछ भी नहीं। ख्यालों में डूबे वक्त की सियाही में कलम को अपनी डुबोकर आकाश को रोशन कर दिया था मैंने। ख्यालों में डूबे वक्त की सियाही में कलम को अपनी डुबोकर आकाश को रोशन कर दिया था मैंने। और ये लहराते घूमते फिरते बहकते बेफिक्र से आसमानी पन्ने न जाने कब चुपचाप आके छुप बैठे कलम के सीने में। नज़में उतरी तो उतरती ही गई मुझ में, नज़में उतरी तो उतरती ही गई मुझ में, आयतें उभरी तो उभरती ही गई तुम तक। आंखें उठी तो देखा कायनात जल रही थी। आंखें उठी तो देखा कायनात जल रही थी। जब ये झुकी तो तुम थे और कुछ भी नहीं। बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया कविता है। इसके जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं बहुत ही अच्छे हैं। मीना जी, आप इतनी सारी आर्ट्स फॉर्म जो हैं उन सब में आप हैं और उन सब में आप काम कर रही हैं, डिज़ाइनर, पोइट्री हो चाहे स्कल्पटिंग हो, और बहुत सारे ऐसे नई जनरेशन है जो बहुत इंटरेस्ट रखती है इस फील्ड में और आना चाहती है, अपना करियर बनाना चाहती है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगी, वो कहाँ से अपना करियर शुरू करें? आर्ट जो है ये जब तक किसी में पैशन ना हो तो आपको पता है ये आर्ट नहीं, आप आर्ट में नहीं जा सकते। आजकल तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं, काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी एक हर एक को अपना एक इनर एक्सप्रेशन देना बहुत ज़रूरी है। और मैं नई जनरेशन से हमेशा कहूँगी कि कोई भी अड़चने आए, अपना वो जो एक्सप्रेशन है, जो आर्ट है, उसको ज़रूर कंटिन्यू करें, क्योंकि ये ये चीज़ है ना, ये आपके अंदर अगर पनपती रहे, चाहे आप उसको प्रोफेशनली आगे ले जाएं या ना ले जाएं, इसका होना और इसको सींचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप में ये क्रिएटिव सेल्फ आपकी पनपती है तो किसी भी माहौल में जब आप खड़े होंगे ना तो एक संभल के साथ खड़े होते हैं, एक दूसरी ही बात आ जाती है। तो मैं उनसे कहूँगी कि आप चाहे प्रोफेशनली जाएं उसमें या अपना कोई और प्रोफेशन लें, लेकिन अगर कहीं भी आप में स्पार्क है तो उसको भरने दें, उसके लिए ज़रूर टाइम निकालें और उसको पूरी तरह सींचें। अगर मैं आपकी इंस्पिरेशन की बात करूं तो आपके लिए कौन इंस्पिरेशन है, चाहे पेंटिंग की दुनिया में हो या फिर पोइट्री की दुनिया में हो? मुझे नेचर से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। नेचर विद इन, नेचर विदाउट। जो बाहर की नेचर है उससे भी, और जो आपके अंदर एक्चुअली है एक ही चीज़, जो बाहर है वही अंदर है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की हमेशा बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आती है, तो अगर आम लोगों के समझने के लिए आपकी जो पेंटिंग्स हैं उसमें किसकी झलक है? मैं कहूँगी कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इज़ समथिंग लाइक ड्रीम सीक्वेंस। आपके सपने भी होते हैं ना, उसमें उनका एकदम से कोई मतलब नहीं निकलता है, आप कुछ देख लेते हैं और वो होता है, उसका कुछ मतलब होता है। उसी तरह एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी है जो आपके एक्चुअली वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन का रिफ्लेक्शन होता है। और जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है उसमें एक तो आर्टिस्ट का अपना डायलॉग चलता रहता है उस आर्ट के साथ, आप खुद एक कुछ बना के निकल जाते हैं और उसको फिर समझने की कोशिश करते हैं। और जो उसका व्यूअर है, जो उसे देखता है कोई और, जो ऑडियंस है उसकी, उसका भी एक डायलॉग उसके साथ कहीं ना कहीं चलता है। तो ये एक प्रोसेस है अपने आप को समझने का। आपने रेडियो के लिए भी प्रोग्राम्स बनाए हैं? जी, ये बनाती रही हूँ और बहुत लंबे टाइम तक मैंने कनाडा में एक प्रोग्राम चलाया है। और ये प्रोग्राम एसेंशियली म्यूज़िकल प्रोग्राम था, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है, म्यूज़िक का बहुत शौक़ है। गाती नहीं हूँ, सुनती हूँ। आप मुझसे पूछेंगी अभी कि गाती भी हैं आप? नहीं, मुझे बहुत शौक़, मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक़ है। तो एक म्यूज़िकल प्रोग्राम मैं चलाती रही हूँ वहाँ लंबे अरसे तक, जो बहुत पॉपुलर था।
और जिसमें नए पुराने गाने सब सुनाए जाते थे। और इसके अलावा जो आपकी मैगज़ीन है स्टारबज़, जी, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई और कितना पसंद करते हैं लोग इसे वहाँ? वो मेरे हस्बैंड का इनिशिएटिव रहा है और वो 2006 या 7 में उसकी शुरुआत हुई। और वो एसेंशियली एक एंटरटेनमेंट मैगज़ीन जिसमें बॉलीवुड, हॉलीवुड और वहाँ के लोकल जो प्रोग्राम्स होते रहते हैं एंटरटेनमेंट के, वो उनके बारे में लिखा जाता था और बहुत ही पॉपुलर मैगज़ीन रही है। आपको कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। अच्छा लगता है, मिले हैं, काम रिकग्नाइज हुआ है। जब भी किसी आर्टिस्ट को अवार्ड मिलता है तो क्या होता है, उसको ये लगता है कि मुझे कुछ और बेहतर इससे करना है? एक बहुत अच्छी फीलिंग या फिर ये फीलिंग आती है कि अब मैंने अचीव कर लिया जो मुझे अचीव करना था। देयर इज़ नो एंड टू इट, यू नो। अचीव जो आप करना चाहते हैं शायद आप ना कर पाएँ आर्ट के फील्ड में, क्योंकि आप एक वो पेंटिंग बनाना चाहते हैं जिसमें आपको टोटल सेटिस्फेक्शन मिले और वो होता ही नहीं। तो लेकिन जो अवार्ड्स हैं वो एक माइलस्टोन हो जाता है, एक आपको एक अच्छी फीलिंग आती है कि आपने जो अभी तक काम किया वो लोगों ने समझा और उसे रिकग्नाइज किया। अभी आगे क्या प्लान कर रही हैं? किसी नई किताब पर काम कर रही हैं? कोई नई पेंटिंग बनाना चाह रही हैं? एक किताब पे काम कर रही हूँ और बहुत पैशनेटली कर रही हूँ और उसका वो अंग्रेज़ी में है, उसका नाम है शी द रेस्टलेस स्ट्रीक। और ये इसमें मेरी कविताएं भी हैं और मेरी आर्ट भी। इट इज़ गोइंग टू बी अ कॉफ़ी टेबल एडिशन। तो इसमें मेरी आर्ट में तरन्नुम हमेशा से फीमेल एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट रही है और वो मेरी कविताओं में भी उसकी झलक आती है और मेरे पेंटिंग्स में भी आती है। तो इसीलिए उसका नाम है शी द रेस्टलेस स्ट्रीक। जो आपकी पोएम्स हैं, क्या उनकी झलक आपकी पेंटिंग्स में दिखती है? देखो, दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं तो कॉम्प्लीमेंट करती हैं। जो फीलिंग है ना वो तो एक ही है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती रहती हैं। हाँ, एक बार जब मूड चलता है लिखने का तो लिखते चले जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपने कोई पोएम लिखी जी, और जो उसकी लाइंस हैं उसे सोचकर आप पेंटिंग कर रही हो? सोचकर कॉन्शियसली नहीं, लेकिन रिलेशनशिप डेफिनेटली बनती है। कॉन्शियसली कभी नहीं हुआ कि ये लाइंस हैं तो इस पे कुछ पेंटिंग करूं, लेकिन जब पेंटिंग को देखती हूँ और जब पोइट्री को देखती हूँ तो उसमें एक रिश्ता है और बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। मीना जी, आपकी जो नई किताब आ रही है, हम उम्मीद करते हैं वो बहुत कामयाब हो, लोग उसे खूब पढ़ें, खूब सराहें। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much for calling me here, and also I thank your audience and you for having me here. यूं ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। तो ये थी बेमिसाल कलाकार मीना चोपड़ा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी ऐसी ही हस्ती के साथ। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए News 18 उर्दू।